इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 4 मई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की उन नाटकीय घटनाओं, चौंकाने वाले आंकड़ों और ऐतिहासिक बदलावों की गहराई में जाने वाले हैं, जिन्होंने दशकों पुरानी राजनीतिक जमीन को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे इन ऐतिहासिक परिणामों के केंद्र में चलते हैं और समझते हैं कि इस जनादेश का असल में क्या मतलब है। शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 92.8%। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये पहले चरण का वो ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत है जिसने एक अभूतपूर्व राजनीतिक भूकंप की नींव रख दी थी। जब इतने बड़े पैमाने पर मतदाता घरों से बाहर निकलते हैं तो ये साफ संकेत होता है कि राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव या एक बेहद मजबूत लहर आकार ले रही है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम इस ऐतिहासिक जनादेश और रिकॉर्ड तोड़ मतदान को समझेंगे। फिर भवानीपुर के उस कांटे की टक्कर पर नजर डालेंगे। उसके बाद मतगणना के दिन लगे आरोपों और अराजकता की बात करेंगे। कुछ अन्य चौंकाने वाली जीत देखेंगे और अंत में इस पूरे चुनाव के वैचारिक बदलाव पर चर्चा करेंगे। पहला खंड है ऐतिहासिक चुनाव जनादेश। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। चलिए थोड़ा गणित समझते हैं। बीजेपी 156 जीत और 52 सीटों पर बढ़त के साथ कुल 208 सीटों तक पहुंच गई। अब 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा आमतौर पर 148 होता है ना? लेकिन इस बार फाल्टा में मतदान रद्द हो गया था, इसलिए सिर्फ 293 सीटों पर ही मतगणना हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुमत का वो जादुई आंकड़ा घटकर 147 रह गया। आप खुद सोच सकते हैं कि बहुमत के इस निशान को कितनी बड़ी छलांग के साथ पार किया गया है। दूसरा खंड है रिकॉर्ड तोड़ मतदान। इतनी बड़ी संख्या में सीटें आखिर कैसे बदल गईं? इसका सीधा जवाब इस अभूतपूर्व नागरिक भागीदारी में छिपा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये भारी मतदान सिर्फ एक चरण तक सीमित नहीं था। 23 अप्रैल को पहले चरण में 92.8% मतदान हुआ और उसके बाद 29 अप्रैल को दूसरे चरण में भी 91.47% बम्पर वोटिंग हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक आजादी के बाद से ये राज्य में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा मतदान है। ये साफ दिखाता है कि मतदाता इस बार कितने ज्यादा प्रेरित और संकल्पित थे। अब आते हैं तीसरे खंड पर, भवानीपुर की लड़ाई। चलिए इस बड़े परिदृश्य से थोड़ा भीतर चलते हैं और पूरे चुनाव के सबसे ज्यादा तनावपूर्ण मुकाबले पर नजर डालते हैं। भवानीपुर की सीट सीधे तौर पर साख और वर्चस्व की लड़ाई बन गई थी और यहाँ मतगणना के दिन पल पल कैसे माहौल बदल रहा था, ये किसी थ्रिलर से कम नहीं था। शाम 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे चल रही थीं, लेकिन रात 8:48 तक पासा पलट गया। भारी उतार चढ़ाव के बाद 16वें दौर की गिनती में वो 563 वोटों से पीछे हो गई। वो शुरुआती बढ़त पूरी तरह खत्म हो गई और फिर रात 9:38 पर 20वें और अंतिम दौर की गिनती के बाद शुभेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर ली। हमारा चौथा खंड है आरोप और मतगणना में अराजकता, क्योंकि ये दिन सिर्फ जीत और हार के आंकड़ों तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, गंभीर विवाद भी सामने आने लगे। सखावत मेमोरियल मतगणना हॉल का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। टीएमसी ने आरोप लगाया कि दोपहर 3 बजे के बाद कथित तौर पर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और उनके मतगणना एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया। दूसरी ओर जब ममता बनर्जी वहां पहुंची तो बीजेपी ने चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल के उल्लंघन और सुरक्षा में चूक का आरोप लगाते हुए मतगणना रोकने की मांग कर डाली। बात यही नहीं रुकी। हावड़ा के डुमुरजला इलाके में टीएमसी कार्यालय में भारी तोड़फोड़ की गई। ये सब एक बेहद अस्थिर और गर्म राजनीतिक माहौल की गवाही देता है। अब इस भारी गहमागहमी के बीच जीतने वाले पक्ष का नजरिया भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सुशासन की राजनीति और जनशक्ति की जीत के रूप में पेश किया। ये बयान उस नैरेटिव को स्थापित करता है जहां इस नतीजे को सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि प्रशासन के तरीके को बदलने के लिए जनता के विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का रुख बिल्कुल अलग था। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के आरोपों का समर्थन करते हुए सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया और चुनाव चुराने का आरोप लगाया। हमारा मकसद यहाँ किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस ऐतिहासिक परिणाम के बाद देश की राजनीतिक बयानबाजी किस तरह से दो बिल्कुल अलग और विरोधी ध्रुवों में बंट गई। पांचवां खंड है अन्य महत्वपूर्ण जीत। इन बड़े राष्ट्रीय चेहरों और विवादों से हटकर चलिए कुछ और दिलचस्प नतीजों पर नजर डालते हैं।
इन नतीजों में कुछ बेहद आश्चर्यजनक चीजें छिपी हैं। डोमकल सीट को ही ले लीजिए, जहां सीपीआई-एम के मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने 16,296 वोटों से जीत दर्ज की। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको याद होगा 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में सीपीआई-एम राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों और विधानसभा में बिल्कुल शून्य पर थी। इसके अलावा संदेश खाली विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख चेहरा रहीं रेखा पात्रा ने हिंगलगंज से बीजेपी के टिकट पर 5,421 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं टीएमसी के जाने माने चेहरे कुणाल घोष ने बेलेघाटा से अपनी सीट 28,576 वोटों के बड़े अंतर से बचा ली। ये जीतें दिखाती हैं कि स्थानीय मुद्दे जमीन पर कितना असर डालते हैं। और अब आखिरी खंड, एक वैचारिक प्रतिमान बदलाव। तो बात सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं है, बल्कि एक पूरे वैचारिक ढांचे के बदलने की है। एक तरफ 2011 से चले आ रहे तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हो गया, जिसे हाल ही में एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ ये पहली बार है जब नई सत्तारूढ़ पार्टी ने उत्तराखंड में मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक एक निर्बाध सत्ता स्थापित कर ली है। ये भौगोलिक और वैचारिक विस्तार भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और अंत में जो सवाल हमारे सामने खड़ा है वो ये है कि इस भारी बदलाव का आगे क्या असर होगा। जब कोई पार्टी इतनी बड़ी वैचारिक और भौगोलिक निरंतरता हासिल कर लेती है तो ये सिर्फ एक राज्य के भविष्य को नहीं, बल्कि पूरे देश की नीति निर्माण और शासन की दिशा को प्रभावित करता है। पश्चिम बंगाल का ये जनादेश आने वाले सालों में राष्ट्रीय राजनीति को किस दिशा में मोड़ेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस नए राजनीतिक मानचित्र के दूरगामी प्रभाव यकीनन हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।